अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 12th में शामिल मुख्तसर अफसाना को जानेंगे जिसका उन्वान है क्वारंटीन। क्वारंटीन के मुसन्निफ़ है राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी की हालात ज़िंदगी को सबसे पहले जानेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में जो सवाल आता है वो मुसन्निफ़ के हालात ज़िंदगी से आता है। तो इसके मुसन्निफ़ है राजेंद्र सिंह बेदी। तो सबसे पहले इसकी पैदाइश को जानेंगे। राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश 1 सितंबर 1915 को लाहौर में हुई। उनके वालिद का नाम हीरा सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी के वालिद का क्या नाम है? तो हीरा सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी की वालदा का नाम, तो राजेंद्र सिंह बेदी की वालदा का नाम है शिवा देवी। राजेंद्र सिंह बेदी की अब पढ़ाई के बारे में जान लेते। तो राजेंद्र सिंह बेदी मैट्रिक का इम्तहान कब पास किया? जो एग्ज़ाम में पूछता बस हम उसी को बता रहे हैं। राजेंद्र सिंह बेदी जो मैट्रिक का इम्तहान कब पास किया? तो 1931 में लाहौर से राजेंद्र सिंह बेदी मैट्रिक का इम्तहान पास किया। उसके बाद इंटरमीडिएट यानी इंटर कब किया? तो 1933 में DAV कॉलेज से इंटरमीडिएट का इम्तहान पास किया। फिर उसके बाद BA में दाखिला लिए लेकिन BA की पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर सके। उसके बाद लाहौर के पोस्ट ऑफिस में क्लर्की की नौकरी कर ली। लाहौर के किस पोस्ट ऑफिस में क्लर्की की? तो लाहौर के पोस्ट ऑफिस में क्लर्की की नौकरी कर ली। उसके बाद 1934 में बेदी की शादी सोमावती से हुई। बेदी की शादी सोमावती से हुई। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि बेदी की शादी कब हुई? तो 1934 में। और बेदी की बीवी का नाम क्या था? तो सोमावती। बाद में उन्होंने अपनी बीवी का नाम बदलकर सतूनत कौर रखा। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि उन्होंने अपनी बीवी का नाम बदलकर क्या नाम रखा? तो सतूनत कौर। उनकी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ जो है 17-18 वर्ष की उम्र से स्टार्ट होता है। अदबी ज़िंदगी कभी कभी ये भी पूछ देता है कि अदबी ज़िंदगी का आगाज़ यानी बेदी की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ कब से हुआ? तो ऑप्शन दे देगा 17-18 वर्ष, कहीं पे दे देगा 17-19, कहीं पे 18-19, कहीं पे 19-20। तो आप टिक लगा दीजिएगा 17-18 वर्ष। इब्तदा में अंग्रेज़ी नज़्में लिखते थे। शुरुआती दौर में जो है बेदी अंग्रेज़ी में नज़्में लिखते थे। उसके बाद से उर्दू पंजाबी में अफसाने लिखने लगे। उर्दू में भी और पंजाबी में भी अफसाने लिखने लगे। उन्होंने कई फिल्में भी कलमबंद की और कई नज़में भी लिखी, फिल्मी दुनिया में भी काम किया। उसके बाद लाहौर से एक रिसाला सारंग की इदारत की। लाहौर से उनका एक रिसाला था जो सारंग नाम से उनकी इदारत की। लाहौर से कौन सा रिसाला निकला? तो सारंग। ये पूछ सकता है कि लाहौर से कौन सा रिसाला निकला? तो सारंग से लाहौर की इदारत की। लाहौर से सारंग की इदारत की। उसके बाद बेदी जो है तालिबे इल्मी के ज़माने में मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखते थे। तालिबे इल्मी के ज़माने में बेदी किस नाम से लिखते थे? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि तालिबे इल्मी के ज़माने में बेदी जो है मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखते थे। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। 1943 में डाक खाने की मुलाजमत छोड़ दी। डाक खाने की मुलाजमत कब छोड़ी? तो 1943 में डाक खाने की मुलाजमत छोड़ दी। उसके बाद दिल्ली के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में काम किया। डाक खाने की मुलाजमत छोड़ने के बाद 6 महीने तक दिल्ली के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में काम किया। उसके बाद 1948 में ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत की। ज़्यादातर ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत को ही याद रखिएगा क्योंकि ये ज़्यादा क्वेश्चन इससे आता है कि बेदी किस में मुलाजमत करते थे? ऑल इंडिया रेडियो में। ऑल इंडिया रेडियो में कब मुलाजमत करते थे? तो 1948 में ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजमत की। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1946 में संगम पब्लिशर्स लिमिटेड नाम से एक इदारा कायम किया। 1946 में कौन सा इदारा कायम किया? तो संगम पब्लिशर्स लिमिटेड। याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछ सकता है। उसके बाद बेदी को कौन कौन सा अवार्ड मिला? अवार्ड भी याद रख लेते हैं क्योंकि कभी कभी जो है ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है ये अवार्ड किसको मिला, कब मिला। तो बेदी को पद्मश्री का खिताब मिला। उसके बाद साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। उसके बाद मोदी गालिब अवार्ड मिला। बेदी को 3 अवार्ड मिला, पद्मश्री का खिताब, साहित्य अकादमी अवार्ड और मोदी गालिब अवार्ड। अब बेदी के अफसानी मजमुआ को जान लेते हैं। बेदी का अफसानी मजमुआ जो है ये दाना व दवाम जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये बेदी का सबसे पहला अफसानी मजमुआ दाना व दवाम। एग्ज़ाम में ऐसे पूछ सकता है कि बेदी के सबसे पहले अफसानी मजमुआ का नाम क्या है? तो दाना व दवाम। उसके बाद गरहन, कोख जली, अपने दुख मुझे दे दो, हाथ हमारे कलम हुए, मकतबी बुध, ये सब बेदी के अफसानी मजमुए। उनके बाद उनका एक नाविल्ट है, एक चादर मैली से। ये भी याद रख लेंगे क्योंकि नाविल्ट पूछते कि उनका कौन सा नाविल्ट है? तो एक चादर मैली सी। उनके ड्रामों का मजमू, उन्होंने ड्रामा भी लिखा। उनके ड्रामों का मजमू है बेजान चीज़ें और 7 खेल।
उनके ड्रामों का मजमूआ बेजान चीज़ें और साथ के लिए 2 ड्रामा उन्होंने कलमबंद किया। 1979 में बेदी पर जो है फालिज का हमला हुआ। उसके बाद बेदी का इंतकाल 11 नवंबर 1984 को बम्बई में हुआ। ठीक फालिज के ठीक 5 साल बाद 11 नवंबर 1984 को बेदी का इंतकाल मुंबई में हुआ। बेदी का इंतकाल कब हुआ? तो 11 नवंबर 1984 को मुंबई में हुआ। अब हम बेदी के क्वारंटीन अफसाना को जानेंगे कि क्वारंटीन अफसाना में किस वबा का जिक्र है, किस चीज़ का जिक्र है। क्वारंटीन जो है एक जगह का नाम है, एक जगह बना हुआ था। क्वारंटीन जो अभी जो कोविड-19 चला हुआ था, जिसमें क्वारंटीन बना हुआ था, जिसमें आदमी को 20 से 25 दिन के लिए रखा जाता था ताकि दूसरे आदमी से दूर रखा जा सके। उसी तरह उस टाइम में भी क्वारंटीन बना हुआ था। उस टाइम में अभी जो कोरोना वायरस था उस टाइम में प्लेग था, ठीक इसी तरह उस टाइम का भी था। क्वारंटीन अफसाने में जो है प्लेग वबा का जिक्र है। इस अफसाने में बेदी ने 2 किरदारों, एक डॉक्टर और दूसरा भागू, जो साफ सफाई का काम करता है, सड़कों और गली कूचों की साफ सफाई करता है, दवाइयाँ छिड़कता है, उसका जिक्र किया है। ये दोनों इस वबा यानी प्लेग की बीमारी को खत्म करने के लिए कोशाएं यानी कोशिश करते हैं। डॉक्टर मरीजों के इलाज करता है और भागू उन सब की हिफाजत और साफ सफाई करता है। भागू क्वारंटीन की भी सफाई करता है और मरीजों की जिम्मेदारी भी करता है। डॉक्टर तो घर आकर अपने हाथ साबुन से धोता और गर्म पानी पीता था, गरारे करता था और पेट को जला देने वाली ब्रांडी, जरासीम और गर्म कॉफ़ी पीता था ताकि डॉक्टर प्लेग से बचा रहे। लेकिन भागू खुद की हिफाजत नहीं करता और अपना सारा दिन क्वारंटीन में गुजारता था। डॉक्टर भागू से कहता था कि तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हें भी कहीं प्लेग हो जाए? तो वो बोलता, मुझे मौत से डर नहीं लगता और मैं उन सब मरीजों की हिफाजत करता इसलिए हूँ कि मैं इन सबसे मोहब्बत करता हूँ। मैं किसी इंसान को मरता नहीं देख सकता। ये प्लेग वबा है, एक दूसरे के मिलने जुलने से फैल रहा था, ठीक कोरोना वायरस की तरह। कोरोना वायरस को तो अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि बस उसी तरह का प्लेग था जो पूरे शहर में फैला था। यहाँ तक कि बेचारे भागू की बीवी भी इसी वबा की गिरफ्त में आ जाती है और डॉक्टर उसका इलाज नहीं करता, उसका इलाज करने से मना कर देता है। आखिरकार इसकी बीवी मर जाती है। जब वह मर जाती है तब डॉक्टर को एहसास होता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम लोगों की जान बचाना है, फिर भी मैं अपना काम सही से नहीं कर रहा हूँ। और एक भागू है जो अनपढ़ और गंवार है, फिर भी इस बीमारी को भगाने के लिए सड़कों की सफाई करता है, क्वारंटीन की सफाई करता है और क्वारंटीन के सारे मरीजों की हिफाजत करता है और पूरा दिन साफ सफाई में लगा था ताकि साफ सफाई से ये बीमारी ख़त्म हो। आखिरकार डॉक्टर और भागू दोनों मिलकर इस तहरीक को काम अंजाम देते हैं और ये बीमारी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है और शहर के लोग डॉक्टर की वाहवाही करते हैं। लेकिन बेचारे भागू का नाम कहीं नहीं आता है क्योंकि बेचारा अनपढ़ और जाहिल गंवार था, इसलिए उसका नाम कहीं पर नहीं आता। इस तरह ये कहानी यहीं पर इख्तिताम तक पहुंचती है और यहीं पर ख़त्म होती है। अब हम क्वारंटीन अफसाने के कुछ सवाल और जवाब को देख लेते हैं जो कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल में एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। क्वारंटीन अफसाने में सवाल है, क्वारंटीन अफसाने में किस वबा का जिक्र है? तो हमने पहले से ही लिख रखा कि क्वारंटीन अफसाने में प्लेग वबा का जिक्र है। दूसरा सवाल है, चूहों से बचने की तलकीन करने वाले इश्तिहार के उन्वान में लोगों ने किस बात का इजाफा किया? तो मैंने शॉर्टकट में लिखा कि इश्तिहार का उन्वान यानी चूहे से बचने का इश्तिहार का उन्वान में किस बात का इजाफा किया? तो ना चूहा, ना प्लेग, ना क्वारंटीन। डॉक्टर का असल नाम क्या था? तो डॉक्टर का असल नाम बख्शी जी। सवाल में है कि क्वारंटीन अफसाने के किरदार डॉक्टर का असल नाम क्या था? तो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया डॉक्टर का असल नाम बख्शी जी है। भागू यानी साफ सफाई करने वाले भागू का पूरा नाम क्या था? तो विलियम भागू। भागू के घर जो है प्लेग से भागू की बीवी की मौत हो जाती है। भागू के घर किसकी मौत होती है प्लेग से? तो भागू की बीवी की। डॉक्टर को किस चीज़ का ओहदा मिलता है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल का ओहदा मिलता है। वबा खत्म होने के बाद डॉक्टर को लेफ्टिनेंट कर्नल का ओहदा मिलता है। इस अफसाने का मरकजी किरदार जो है असल में डॉक्टर बख्शी और भागू दोनों ही है, लेकिन यहाँ पर आंसर डॉक्टर बख्शी ही दिया हुआ है। और इस अफसाने में एक और सवाल है कि क्वारंटीन को किसने दोजक कहा है? तो भागू ने दोजक कहा है।